इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है देश में आपदाओं की पहली बार मैपिंग। क्योंकि आज का टॉपिक जलवायु मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड है, इसलिए यह जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से डायमेंशंस देख लेते हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद जानेंगे अध्ययन की मुख्य बातें, उसके बाद सूक्ष्म जलवायु पेटियों के स्थानांतरण के बारे में देखेंगे और फिर बाढ़ प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयास, उससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाल ही में CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसके अनुसार भारत के 75% से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर चरम मौसमी घटनाओं का सामना देखने को मिला है। चरम मौसमी घटनाएं यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। चरम मौसमी घटना वह होती है जब एक मौसमी घटना अपने नॉर्मल या सामान्य पैटर्न से जो अलग होकर चले तो उसको हम चरम मौसमी घटना कह सकते हैं। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है बाढ़ और चक्रवात। तो ऐसी घटनाओं की इंटेंसिटी काफी ज्यादा देखी गई, यानी कि उनकी ताकत जो थी वो बहुत ज्यादा देखी गई। और जो जिले हैं वो सबसे बड़े इसका हॉटस्पॉट देखे गए हैं कि जलवायु घटनाओं का। जलवायु घटनाओं में बाढ़, चक्रवात ये सब आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं। भारत में पहली बार अध्ययन में वेदर इवेंट हॉटस्पॉट्स की मैपिंग की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में ऐसी मैपिंग की गई है। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के मामले में भारत दुनिया का 5वां सुमेध देश है, यानी कि भारत जो है सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि इसकी चपेट में आने का भारत का सबसे ज्यादा खतरा है और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में बाढ़ की घटनाओं में 8 गुना वृद्धि हुई है और वहीं भारी वर्षा, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाओं में 20% का इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार घटनाओं की फ्रीक्वेंसी यानी कि उनकी आने की जो है घटनाओं की फ्रीक्वेंसी की किस पैटर्न में वो आ रही हैं, उसमें उसकी इंटेंसिटी, उसकी ताकत में और अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 2005 के बाद बाढ़ की औसत संख्या और प्रभावित जिलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। 2005 से पहले जहां 1970 से लेकर 2004 तक जहां 3 बाढ़ें आती थी, वहीं उसके स्थान पर 11 बाढ़ें आने लग गई हैं। और वहीं जो प्रभावित जिले थे, पहले जहां 19 थे उसकी जगह अब वो 55 हो गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई है और कितनी जो है ज्यादा वृद्धि है। उसके बाद देखते हैं असम में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जिसमें अगर 8 जिले हैं तो उसमें से 6 जो जिले हैं वो असम के हैं। उसमें गोलापाड़, गोलाघाट और दर्रांग जिला, शिवपुर ये सब जो है शामिल है। उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जिले भी ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित हॉटस्पॉट्स में शामिल हैं। और एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट इवेंट्स के पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है। जो फ्लड प्रोन, जहां पे ज्यादा फ्लड्स आते थे वहां पर सूखा पड़ने लग गया, तो ये एक चेंज भी देखा गया है। तो ये भी हमारी रिपोर्ट में शामिल है। फ्लड प्रोन से वो ड्रॉट प्रोन एरियाज में शिफ्ट हो गए हैं। उसमें कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि ओडिशा का कटक है, उसमें आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला, तो ये सब उसमें हैं जिनमें ये पैटर्न का बदलाव देखा गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर बाढ़ और सूखा दोनों का सामना कर रहे हैं वो। अब ये स्थिति कब बनती है, मान लीजिए जब मॉनसून का समय है तो वहां पर बारिश नहीं आ रही, और जब बारिश आई तो लगातार आती ही चली गई, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। तो इस तरह वो बाढ़ का भी सामना करते हैं और सूखे का भी। अब जान लेते हैं सूक्ष्म जलवायु पेटियों के स्थानांतरण के बारे में। सूक्ष्म जलवायु पेटियां होती क्या हैं? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मौसम उसके आसपास के क्षेत्र से थोड़ा अलग होता है। भारत के कई जिलों में इन जोन्स की शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग के चलते अलग अलग सेक्टर्स पर भी असर पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बहुत सारे सेक्टर्स पर भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि
यानी कि वार्षिक औसत अगर तापमान बढ़ता है तो कृषि उत्पादन में जो है कमी देखी गई है। अगर वार्षिक तापमान 2 डिग्री से भी बढ़ता है तो कृषि उत्पादन में 15 से 20% तक की जो है कमी देखी गई है। उसके बाद शिफ्टिंग की कुछ वजहों से लैंड यूज पैटर्न में भी बदलाव हुआ है, आर्द्र भूमियां भी लुप्त हुई हैं। उसके अलावा आइसलैंड्स जो हैं उनमें भी बदलाव देखा गया है। बाढ़ प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम एक सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत कई राज्यों में स्थानीय समस्याओं और परिस्थितियों को समझते हुए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों को अपनाया गया। संरचनात्मक उपायों में ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड उपाय हो सकते हैं और गैर संरचनात्मक जो उपाय होंगे उसमें यह होगा कि इस तरह से कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाएं ताकि वहां पे बाढ़ ना आ पाए। तो ये दोनों उपाय जो है इसमें अपनाए गए थे। उसके अलावा 1976 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना, जो उपाय किए गए थे उन पे और फर्दर स्टडी करने के लिए या अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन के लिए प्लान ऑफ एक्शन भी जो है वो भी जारी किया गया था और कानूनों को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया था। उसके लिए जो है राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो ये थे हमारे कुछ प्रयास बाढ़ प्रबंधन की दिशा में किए गए थे। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली है भौगोलिक उच्चावच। भौगोलिक उच्चावच यानी कि कई एरियाज ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक तौर पे ही जो है उनका समतल नहीं है, कोई ज्यादा ऊंचा है कोई ज्यादा नीचे है। तो ये भौगोलिक उच्चावच है, जिसके चलते पूर्वोत्तर के मैदानी इलाकों की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत अधिक नहीं है, जबकि उसके आसपास के क्षेत्रों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो ये जब उच्चावच हो जाता है तो उसमें भी जो है ये इस चुनौती का सामना जो है करना पड़ा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं की बार बार आना यानी कि बारंबारता और दक्षता में भी वृद्धि देखी गई है। नदियों में गाद का निष्कर्षण ना किया जाना। गाद का निष्कर्षण यानी कि जो नदियों में डिपॉजिट्स होते हैं किसी भी वजह से, जो उसके बिल्कुल नदियों के अंदर जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं उनको निकालना भी बहुत जरूरी है। तो जब वो नहीं निकलते तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके कारण ये स्थितियां बनती हैं। नदी जोड़ो परियोजना के कारण नदी और स्थानीय पारितंत्र के नुकसान होने का डर। नदी जोड़ो परियोजना में जब भी जो नदियों को जोड़ने की जो परियोजना चलाई जाती है उसमें आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ आने की स्थिति बन सकती है, और साथ ही साथ जो वहां का स्थानीय पारितंत्र है यानी कि वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां पर जो रहने वाले हैं या वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी नुकसान का डर है। एजेंसीज के बीच सहयोग की कमी, जो इससे रिलेटेड एजेंसीज हैं उनमें सहयोग की बहुत कमी देखी गई है। उसके अलावा बनाई गई योजनाओं पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे की राह क्या हो ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके। सबसे पहले जल का बजट बनाना होगा और उसका आकलन भी जरूरी है। उसके बाद तटीय इलाकों में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रभावी चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि चक्रवात के लिए पूर्वानुमान के लिए एक प्रणाली बनानी होगी। उसके बाद नदियों से गाद का निष्कर्षण भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये निष्कर्षण नहीं होता है तो बाढ़ की स्थिति अपने आप बन जाती है। उसके बाद नदी जोड़ो परियोजना पर भारी प्रभावों पर नजर रखते हुए कम किया जाना, यानी कि सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही यह चीजें लागू की जानी चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक तटबंधों यानी कि जो बांध होते हैं और कृत्रिम तटबंधों, ये होते हैं नेचुरल बांध जो प्रकृति की द्वारा ही बने हुए हैं। कृत्रिम यानी कि जो मैन मेड है, उनका निर्माण करना और उनका रख रखाव यह भी जरूरी है। उसके बाद बांधों की मजबूती का मूल्यांकन, यह भी जरूरी है, और आवश्यक होने पर उन्हें सेवा से बाहर करना। शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई और सुचारू जल प्रवाह प्रणाली पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी कुछ आगे की राह जो आगे प्रयास किए जा सकते हैं इस दिशा में। अब बारी है आपके आज के प्रश्न की।
जलवायु परिवर्तन भारत जैसे देशों में आपदाओं का प्रमुख कारण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूक्ष्म जलवायु पेटियों का स्थानांतरण भी हुआ है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार के कार्यकलापों का समीक्षात्मक विश्लेषण करें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।